नमस्कार, मैं विभा चतुर्वेदी आज आपके लिए लेके आई हूँ फॉरेन एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इंग्लिश में बोलें या हिंदी में बोलें, आजकल बड़े फॉरेन एक्सप्रेशंस, स्पेशली फ्रेंच एक्सप्रेशंस को वो बोलते हुए यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी वोकैबुलरी में थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो आइए हम भी कुछ उन फ्रेंच एक्सप्रेशंस को, कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो आज मैं आपके लिए कुछ बड़े ही कॉमन एक्सप्रेशंस लेके आई हूँ। पहला है हमारा टेट अ टेट। टेट अ टेट मतलब टॉक प्राइवेटली। It's a French expression and it means when two people talk together in privacy, they are doing a tete-a-tete. Okay, they talk privately. It's tete-a-tete. हमारा अगला वर्ड है beaumont. beaumont का मतलब होता है हाई सोसाइटी. It's again a French expression और अगर हम इसे सेंटेंस में यूज करें तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि ऐश्वर्या राय ने कांस में जो गाउन पहना वो ऑलरेडी इट्स बिकम वेरी फेमस अमंग्स द beaumont ऑफ द सोसाइटी. beaumont. नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विड प्रो क्वो. इसको क्विड प्रो क्वो भी प्रोनाउंस किया जाता है और ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है इक्वल एक्सचेंज. यानी कि सपोज आई से आई हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश एंड यू हेल्प मी इन किचन. ओके, सो दैट इज अ क्विड प्रो क्वो सिचुएशन. नेक्स्ट वर्ड इज वॉक्स पॉपुलाई. वॉक्स पॉपुलाई का मतलब होता है वॉइस ऑफ द पीपल. ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है और इसको भी बड़ा ही कॉमनली यूज किया जाता है आजकल कि अब कोरोना हो गया है तो वैक्सीन ढूंढना इज द वॉक्स पॉपुलाई, इज द डिमांड ऑफ द पीपल, इज द वॉइस ऑफ द पीपल. वॉक्स पॉपुलाई. नेक्स्ट वर्ड आपने बड़ा ही कॉमनली देखा होगा रेस्टोरेंट्स में, आला कार्ट. आला कार्ट होता है रेस्टोरेंट में मेन्यू के संदर्भ में. बुफे डिनर होता है और आला कार्ट मतलब द चॉइस डिशेस. जैसे कि शेफ स्पेशल आला कार्ट मेन्यू में है आज स्पेशल कॉर्न सूप. सो दैट इज ऑन आला कार्ट, जिसे आप सिलेक्ट करके और ऑर्डर इन कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन द सेम सीरीज इप्सो फैक्टो. इप्सो फैक्टो, द वेरी फैक्ट इटसेल्फ. हम कैसे सेंटेंस में से यूज कर सकते हैं? दैट प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ टू ऑल सिटीजन्स इज द इप्सो फैक्टो ऑफ द गवर्नमेंट. ये तो फैक्ट है कि भाई अच्छी सेहत सभी को मिलनी चाहिए. इज द इप्सो फैक्टो. नेक्स्ट वर्ड इन द सेम सीरीज इज ab initio. ab initio एक लैटिन एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग. जैसे जज ने कहा भाई मुझे केस शुरू से सुनाओ. ab initio, I want to listen to the case. ab initio. ab initio means from the very beginning. And the next word in the same series is lingua franca. Lingua franca, friends, is an Italian expression और इसका मतलब होता है common language. Suppose we say English has become lingua franca in so many countries of the world. So, lingua franca. नेक्स्ट वर्ड इज बड़ा कॉमन है और आप लोग बहुत यूज करते हैं इसे, अल्मा माटर. अल्मा माटर मतलब आपका पुराना स्कूल, आपका पुराना कॉलेज जहां आप गए हैं. आप कहते हैं मैं रीयूनियन के लिए अपने अल्मा माटर में गया.
I went to Alma Mater for the reunion of my college. Okay. Next word in the same series is sine qua non. Sine qua non is a Latin expression and it means essential. Essential, जो चीज बहुत जरूरी है, which is a sine qua non. कोरोना वायरस आ गया, अब इसका वैक्सीन ढूंढना is the sine qua non of the scientists. बहुत जरूरी हो गया है अभी. So next word in the same series is ad valorem. Ad valorem को फ्रेंड्स हम टैक्सेशन के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो लोग टैक्सेशन का काम करते हैं उन्हें एड वैलोरम वर्ड बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि प्रॉपर्टी एड वैलोरम टैक्स it generates revenue for the government. Okay, so this is how we use the word ad valorem. इसी में आगे बढ़ते हैं हमारे एक्स पार्टी. अब एक्स पार्टी वर्ड जो है लॉ के फील्ड में बहुत यूज होता है कि प्लेंटिफ नहीं आया या डिफेंडेंट नहीं आया और जज को अगर ऐसा लगता है कि उन्हें एक वन साइडेड डिसीजन दे देना होता है तो वो एक्स पार्टी डिसीजन दे सकते हैं. सो दैट इज एक्स पार्टी डिसीजन. अगला वर्ड भी जो है वो भी बड़ा कॉमन है और आप सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये ब्रिटिश वर्ड है वाइवा वोची. इट्स प्रोनाउंस्ड एज वाइवा वोची. सो वाइवा देना मतलब ओरल एग्जामिनेशन. सो एक थ्योरी एग्जाम होता है, एक ओरल होता है. सो ओरल इज वाइवा वोची. नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेंच वर्ड है और ये है वर्ड हमारा सॉसोशी. सॉसोशी बड़ा आजकल फैशन में है ये वर्ड और इसका मतलब होता है हैप्पी, केयरफ्री. वीकेंड पे यू गो सो सुशी टू अ वीकेंड प्लेस टू एंजॉय योरसेल्फ. जस्ट बी वेरी केयरफ्री. नेक्स्ट वर्ड हमारा है बोनाफाइड. बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब आपसे मांगे जाते हैं तो बोनाफाइड का मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड, जेन्युइन, ट्रू सर्टिफिकेट्स एंड इट्स अ लैटिन एक्सप्रेशन बोनाफाइड. नेक्स्ट वर्ड हमारा ये भी बड़ा ही फैशन में है. कहीं कोई बाहर जाता है, कहीं घूमने जाता है, कोई विदेश यात्रा पे जा रहा है तो आप उसे कहते हैं बॉन वोयाज. बॉन वोयाज अगेन फ्रेंच एक्सप्रेशन है तो इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस का फर्क होता है. सो इट्स बॉन वोयाज मीन्स हैप्पी जर्नी, गुड बाय, बाय बाय, हैप्पी जर्नी, बॉन वोयाज. ओके, आइए अगला हमारा वर्ड हुआ फेट अकम्पली. फेट अकम्पली का मतलब होता है, ये भी फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. ये तो फेट अकम्पली है कि आप कोविड पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको भी कोरोना होगा ही होगा. इट्स अ फेट अकम्पली. सो इट्स अ फ्रेंच एक्सप्रेशन विच इज फेट अकम्पली, मतलब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. अगला वर्ड हमारा इसी सीरीज में है फोपा. इसको फॉक्स पैस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फोपा. फोपा का बड़ा मजेदार मीनिंग होता है, ये है सोशल ब्लंडर. मान लीजिए दो लोग कहीं बैठ करके किसी तीसरे की बुराई कर रहे हैं, दो सहेलियां किसी तीसरे की बुराई कर रही हैं और वो तीसरी उसी वक्त उनके सामने आ गई और उसने सब सुन लिया तो क्या हो गया? फोपा हो गया. ओके, सो फोपा बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है और अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए या वोकैबुलरी में वैल्यू एडिशन करने के लिए इस वर्ड को ही बड़ा यूज किया जा सकता है. अगला हमारा वर्ड है मोडस ऑपरेंडी. मोडस ऑपरेंडी इज द mode of operation. It's a Latin expression that
to find out the truth about Sushant Singh murder case, the police have a different modus operandi. Okay, modus operandi. और फाइनल वर्ड फ्रेंड्स जो मैं लाई हूँ वो है ग्रैंड प्री, क्योंकि मैंने सुना बड़े लोग बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स, पर प्लीज ये ग्रैंड प्रिक्स नहीं है, ये मोटर रेसिंग जो फॉर्मूला होता है, जो मोटर रेसिंग कंपटीशन होता है, ये कहलाता है ग्रैंड प्री. सो दीज आर द फॉरेन एक्सप्रेशंस आई हैव ब्रॉट फॉर यू टुडे. और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम यूज करके अपनी वोकेबलरी को और इम्प्रेसिव बना सकते हैं. और अगली बार मैं और कुछ और वर्ड्स आपके लिए लाऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू. ओके, नमस्कार. मैं विभा चतुर्वेदी एक बार फिर आपके सामने आप बच्चों के लिए लाई हूं ग्रामर का एक और भाग जिन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स. तो बच्चों, आर्टिकल्स एक तरह से एडजेक्टिव्स होते हैं. आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता होगा कि इंग्लिश बोलते हुए ए कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं, द कहाँ लगाएं. तो ये आर्टिकल्स हैं और इनको लगाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हैं. कुछ शब्द होते हैं जिनके आगे आर्टिकल्स बिल्कुल नहीं लगते, उन्हें हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं. एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगता है वो मैं आपको बताऊंगी. और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं एन, ए और एन. सो द कहाँ लगता है? द यूज होता है प्रॉपर नाउन्स के सामने. द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ, द रिच, द पुअर, ठीक है. कंट्रीज के सामने द यूएसए, द यूके, रिवर्स, द गंगा, द यमुना, माउंटेन्स, द एवरेस्ट पीक. तो प्रॉपर नाउन्स जिन्हें हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उनके सामने हम लगाते हैं आर्टिकल द. और द कहाँ लगता है? और द हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री में. अगर आपने बोला मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल तो ये रॉन्ग होगा. आपको कहना होगा द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. हाईएस्ट पीक, नहीं, ये रॉन्ग. आपको बोलना होगा द हाईएस्ट पीक. तो अगर आपने द आर्टिकल नहीं लगाया तो ये हमारा ग्रामेटिकली हम रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं आर्टिकल्स ए और एन जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल हैं. ए और एन का मतलब होता है वन और एनी, या तो एक या कोई भी. और ये कहाँ यूज होते हैं? कॉमन नाउन्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन्स जिन्हें कहते हैं आप समूहवाचक संज्ञा. इनके आगे हम लगाते हैं ए या एन. अब आप कहेंगे ए और एन अगर एक ही है तो क्या फर्क है? ए लगता है जैसे अ डॉग, अ चेयर, अ गर्ल. और एन कहाँ यूज होता है? एन यूज होता है वाउल साउंड्स के सामने, स्वर ध्वनियां जिन्हें आप लोग ए ई आई ओ यू की तरह पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आवाजें हैं. ये आवाजें क्या हैं? अ, ए, ई, ओ, उ. ये ए ई आई ओ यू नहीं है, ये है अ, ए, ई, ओ, उ. एन एप्पल, एन ऑरेंज. तो क्यों आवाज आई ए एप्पल, ऑरेंज, ओ. लेकिन अगर हमने इसको यू पढ़ा तो हम एन यूनिवर्सिटी नहीं कहते, ठीक है. एन यूरोपियन नहीं कहते, हम क्या कहते? अ यूरोपियन, या द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी. क्योंकि आवाज आ रही है य की. अ 1 रुपी कॉइन, आवाज आई व की. तो इसको हम ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओ. आवाज. तो जो भी शब्द
इन आवाजों से शुरू होते हैं उनके आगे हम क्या यूज करते हैं? एन। और बाकी जितने भी कॉमन नाउन्स हैं उनके आगे हम क्या यूज करेंगे? अ, ए, अ। ओके। कुछ मटीरियल नाउन्स के आगे भी हम अ यूज करते हैं सिंगुलर में। मटीरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, जैसे कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द बैंगल इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये हमेशा सिंगुलर में, जो नाउन है वो सिंगुलर में यूज होगा, कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता। वी डोंट से बैंगल इज मेड ऑफ गोल्ड्स, वी ऑलवेज से द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, वी नेवर से ब्रिक्स एंड स्टोन्स। So these are some rules which we need to keep in mind while using a or an and the. उसके अलावा आपको जब एग्जाम में एक्सरसाइज दी जाती है तो आपको हर जगह पे ए, एन या द नहीं लगाना होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। इसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लैंग्वेजेस के आगे हम नॉर्मली आर्टिकल्स को ओमिट कर देते हैं, स्पोर्ट्स के नाम के आगे ओमिट कर देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे हमने कहा आई वॉन्ट, यहां क्या यूज करेंगे? एन एप्पल, शी इज अ टीचर। और यहां क्या यूज करेंगे? राम टेम्पल इज इन अयोध्या। राम टेम्पल क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे? द राम टेम्पल इज इन अयोध्या। तो अब ये मैं आपके लिए लिख देती हूं, आई वॉन्ट एन एप्पल, शी इज अ टीचर, द राम टेम्पल इज इन अयोध्या, ही इज डैश एक्टर। ए आवाज आई तो क्या लगाया हमने? एन एक्टर। अब ये मैंने जो सेंटेंस यहां पे आपको दिया है, हनी इज स्वीट, तो हम ये नहीं कहेंगे द हनी इज स्वीट, द शुगर इज स्वीट, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। हम कहेंगे हनी इज स्वीट। इसके आगे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। वी लाइक म्यूजिक, तो म्यूजिक, वी डोंट लाइक द म्यूजिक और अ म्यूजिक, we just like music, so this will also not take any article. Mother is cooking lunch, इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं चाहिए, the lunch, a lunch, an lunch नहीं। dinner is ready, the dinner is ready नहीं। तो अभी आपको समझ में आया? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप खुद पहचानने की कोशिश करिए कि मैंने ए, एन और द को कहां और कैसे यूज किया। Yesterday I saw a girl walking on the road. The girl was wearing red t-shirt and blue jeans. The girl is a student of a college. The girl is the monitor of her class. The girl was carrying an umbrella in her hand. Okay, तो अब समझ में आया आपको कि हमने कहाँ द लगाया? I saw a girl मतलब एनी लड़की, कोई भी लड़की को मैंने देखा सड़क पे चलते हुए। She was wearing blue jeans and red t-shirt. She is a student. एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कोई सी एक है। A student of अ कॉलेज, किसी एक कॉलेज की एक लड़की थी, लेकिन वो जो लड़की है द गर्ल, जिस स्पेसिफिक गर्ल, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया द गर्ल इज द मॉनिटर ऑफ हर क्लास। ओके, आई होप आपको ये अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमने द कहाँ यूज किया, ए कहाँ यूज किया और एन कहाँ यूज किया। चलिए अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं। ये एक्सरसाइज है, मैंने कुछ गलत सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और मैं आपसे कह रही हूं करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। ये मैंने गलत सेंटेंस लिखे हैं, आपको
इसमें मिस्टेक ढूंढनी होगी। अब क्योंकि मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात कर रही हूं तो मिस्टेक भी मैं ही आपको बताऊंगी। ये सेंटेंस है, द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द स्कूल। तो यहां क्या मिस्टेक हुई बच्चों? यहां पे हुई द इंग्लिश एंड हिंदी। मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट्स के आगे आर्टिकल को हम नहीं लगाते, तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द स्कूल। एन आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब यहां पे क्या मिस्टेक है? यहां पे भी मिस्टेक है आर्टिकल एन की। हमें यहां पे कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। यहां हम बोलेंगे आयरन इज अ यूजफुल मेटल। What kind of a hobby is this? यहां पे भी आर्टिकल अ की जरूरत नहीं है हॉबी के आगे। What kind of hobby is this? The story is in रामायण। अब रामायण क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है, नेम ऑफ एन एपिक। तो हम यहां पे आर्टिकल लगाएंगे द। द स्टोरी इज इन द रामायण। द स्काई इज ब्लू। मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल्स बताते हुए बताया था कि हर प्रॉपर नाउन के आगे और यूनिवर्सल ट्रूथ के आगे, जो भी यूनिवर्सली फैक्ट्स हैं उनके आगे हम द लगाते हैं। द अर्थ इज राउंड। अर्थ इज राउंड नहीं, द अर्थ इज राउंड। द स्काई इज ब्लू। और यहां पे क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहां पे मैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाती हूं। व्हाट ब्यूटिफुल मूवी नहीं, व्हाट अ ब्यूटिफुल मूवी। ओके। डॉग इज फेथफुल एनिमल। कैसा एनिमल है? डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। और यहां पे ईगल, ईगल फ्लाइज वेरी हाई। ई आवाज आ रही है, अ ए ई ओ ऊ ई। सो एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई। आई मेट द बेगर या अ बेगर, क्या होगा करेक्ट बताइए? आई मेट अ बेगर या द बेगर? अगर हमने सेंटेंस को यहीं पर खत्म किया है कि हमने बोला आई मेट अ बेगर, तो अगर हम द बेगर लगाना चाहते हैं तो हम आगे इस सेंटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? द बेगर वॉज आस्किंग फॉर सम फूड। यानी वो जो बेगर मुझे सड़क पे मिला, वो बेगर क्या कर रहा था? कोई सा भी, बहुत सारे बेगर्स होते हैं सड़क पे, कोई सा एक बेगर मुझे भी मिला, लेकिन वो पर्टिकुलर बेगर जो मुझे मिला, वो बेगर, वो पर्टिकुलर भिखारी क्या कर रहा था? वॉज आस्किंग फॉर सम फूड। वो खाना मांग रहा था। ओके। तो जब हमने किसी भी एक के लिए कहा तो अ लगाया, और जब उसी एक को स्पेसिफाई किया तो हमने क्या यूज किया? द। अब दिस इज अ एप्पल। अ एप्पल नहीं, आवाज तो ए की आ रही है ना यहाँ पे, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? दिस इज एन एप्पल। और क्या हम यहाँ पे एन कैमल बोल सकते हैं? दिस इज एन कैमल नहीं, आवाज आ रही है क की, तो ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? अ कैमल। आपको हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइंड लैंग्वेज है, हिंदी संस्कृत। इसकी वर्णमाला जो है वो शुरू ही स्वर से होती है। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, यानी ये सारे स्वर हैं। इनको प्रोड्यूस करते हुए, इनको मुंह से निकालते हुए हमारा कोई भी माउथ का ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता। और फिर फोनेटिकली, इस स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिकली बहुत ढंग से डिजाइन की हुई लैंग्वेज है। स्टार्ट होती क ख ग ख ङ, पीछे से स्टार्ट हुई, फिर और आगे आई त थ द ध न प फ ब भ म। ओके, तो इट कम्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट।
सो अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एन का यूज हमें किन साउंड्स के आगे करना है, अ, ए, ई, ओ, उ। बाकी सब जगह पे जो कॉमन नाउन्स है वहां पे यूज करना है ए, और जो प्रॉपर नाउन्स है और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वहां पे यूज करना है द। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और मुझे पब्लिक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिखें और पूछें कि मैम ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउ टू राइट अ गुड सीवी। सीवी या रेज्यूमे दोनों ही जॉब एप्लीकेशंस के नाम हैं, लेकिन दोनों में फर्क भी है और कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। रेज्यूमे इज अ शॉर्ट समरी, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। कभी आपको कहा जाता है कि अपना रिज्यूम दे दो, नहीं, रिज्यूम इज नॉट द राइट वर्ड, इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन इज रेज्यूमे, which means a short summary about your qualifications, about your education, about your skills, about your work experience, everything. But a resume, you should not write it for more than 2 or 3 pages maximum. And resume is generally written to grab the recruiter's attention, whereas a CV, जिसका फुल फॉर्म है करिकुलम विटाए, कुछ लोग इसे करिकुलम वाइटी भी बोलते हैं। इट्स अ लैटिन वर्ड विच मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि सीवी जो हम लिखते हैं वो बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है अपने बारे में बताने के लिए, अपनी एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल बायोडाटा, अपने अचीवमेंट्स, अपने अवार्ड्स, जो भी कुछ आपने आज तक हासिल किया है। अगर आपके पास अपने बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है तो आप देते हैं सीवी। बड़ा ही लोग कंफ्यूज होते हैं इस बारे में, ये सोच के कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सीवी दें या रेज्यूमे दें। दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेंज हो जाता है। रेज्यूमे इज हाईली कस्टमाइजेबल, आप अपने जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आप रेज्यूमे बनाते हैं, जबकि सीवी इज मोर स्टैटिक, यानी कि सीवी में पोजीशन चेंज नहीं होती लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आपके पास अपने बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है तो आप लिखते हैं सीवी, और नहीं तो आप देते हैं रेज्यूमे। अब आजकल लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों को की जॉब्स छूट रही हैं, उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत लोग अपना जॉब स्विच ओवर करते हैं, उनको अप्लाई करना होता है, जॉब एप्लीकेशन देनी होती है। कुछ बिगिनर्स हैं जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई खत्म की है और पहली बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें सिर्फ रेज्यूमे ही लिखना है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास बहुत कुछ है अपने आप को बताने के लिए, हमारे पब्लिकेशंस बहुत हैं, अवार्ड्स बहुत हैं, ऑनर्स बहुत हैं, हमें बहुत कुछ है हमें अपने डिटेल में बताने के लिए, तो हम लिखते हैं सीवी, नहीं तो हम लिखते हैं रेज्यूमे। कोई भी सीवी लिखता है, 12th क्लास पास बच्चा भी अपना सीवी लिख सकता है अगर उसके पास बहुत है अपने अचीवमेंट्स को बताने के लिए। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको लिखना चाहिए सीवी और किसको लिखना चाहिए रेज्यूमे। हाँ, यूएसए और यूके में आज भी ये माना जाता है कि जब हम टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यानी ओनली फॉर एकेडमिक पर्पज, व्हेन वी अप्लाई वी सेंड अ सीवी, अ करिकुलम विटाए। अगर हमें टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना है या ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना है या रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो हमें अपना सीवी देना होता है। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द अदर जॉब्स वी गिव अ रेज्यूमे।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो पहले होता था सीवी का, अब ये मैं आपको बताऊं कि पहले जो सीवी हम भेजा करते थे वो उसमें एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता था। वो फॉर्मेट होता था इस तरीके का, जिसमें हम पहले देते थे पर्सनल बायोडेटा। पर्सनल बायोडेटा में हम देते थे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसमें एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। उसके बाद हमारा सेक्शन आता था एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। उसके बाद होता था वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद हम अपना एक्स्ट्रा स्किल्स या की स्किल्स के बारे में बताते थे। सीवी हम काफी अच्छी लंबी चौड़ी एक सीवी भेजते थे, लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि अब तो हम लिफाफे में सीवी नहीं भेजते हैं या रेज्यूमे हम नहीं भेजते हैं, अब हम भेजते हैं ईमेल के थ्रू। तो हम पहले से ही एक फोल्डर बना के तैयार रखते हैं जिसमें अपना सीवी जिस भी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग, मान लीजिए एक डॉक्टर हैं, वो अगर हॉस्पिटल के लिए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका सीवी अलग होगा, और अगर वो मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका सीवी डिफरेंट होगा। सीवी में आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है कि कभी हम इसको करिकुलम विटाए को ऊपर एज अ टाइटल नहीं देते। एज अ टाइटल हम डायरेक्टली अपना नाम लिखते हैं और उसके बाद हम अपना पर्सनल बायोडेटा देते हैं। पर्सनल बायोडेटा में अगेन फादर्स नेम नॉट रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, क्योंकि ईमेल से सीवी भेज रहे हैं तो एड्रेस की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी आ गया, काफी है। फोन डिटेल्स, फोन नंबर आपको जरूर देना चाहिए, ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको वो फोन पे ही कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी अब रिवर्स ऑर्डर में दी जाती है, यानी सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद और उसके पीछे के क्वालिफिकेशंस। देन यू राइट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में भी आप अपनी सैलरी हिस्ट्री प्रीवियस जॉब की नहीं देते, सिर्फ आप ये बताते हैं कि आपने फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर यू वर्कड at such and such place in this particular position, and that's it, and more than that is not required. फिर आप देते हैं करियर ऑब्जेक्टिव्स, अपने अचीवमेंट्स को बुलेट लगा के 1 2 3 4 5। देन पब्लिकेशंस, कितने पब्लिकेशंस आपके हुए और आपने क्या क्या अवार्ड्स जीते हैं। फर्क ये होता है कि जब आपने सीवी को बना लिया, एक प्रॉपर एक फोल्डर बना दिया, तो उसे आप एज एन अटैचमेंट आप सीवी ईमेल करते हैं, और जो मेन ईमेल का पेज है उसमें आप लिखते हैं कवर लेटर। कवर लेटर में आप डायरेक्टली ये बताते हैं कि आप कौन हो, आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, आपकी स्किल सेट क्या है। मुझे याद है एक लड़की ने इंडिया से एमबीए किया और जब वो अमेरिका गई तो उसने अपना रेज्यूमे दिया। जो एम्प्लॉयर्स थे वो ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि उसने एमबीए कहाँ से किया है और कितने % मार्क्स आए थे। उन्होंने सिर्फ उससे ये पूछा कि आपने एमबीए किया है, आपको बेचना आता है, कैन यू सेल, डू यू नो हाउ टू सेल। लकीली उसके पास मैट्रिक्स कार्ड्स बेचने का अनुभव था। उसने कहा हाँ, मैं व्हाइल आई वाज इन इंडिया आई यूज्ड टू सेल द मैट्रिक्स कार्ड। उन्होंने कहा आ जाओ जॉब मिल जाएगी। तो कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि स्ट्रेट अवे आपका स्किल सेट देखते हैं, आप कितने क्वालिफाइड हो, आपने क्या पढ़ाई की है, उससे इतना ज्यादा लेना देना नहीं। मेन चीज है आपको काम आता है या नहीं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू राइट अ सीवी, बहुत सारे लोग अपने अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से
अपनी जॉब के हिसाब से आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग जो अप्लाई करते हैं वो सबसे पहले, अब ये टाइटल सीवी नहीं लिख करके पहले लिख देते हैं अपना नाम, उसके बाद अपना स्टेट, सिटी नेम, स्टेट कि हम कहाँ से हैं और हम कौन हैं। उसके बाद कुछ लोग जो अपना सीवी बनाते हैं वो सबसे पहले दे देते हैं अपनी प्रोफेशनल समरी। ये उन लोगों के केस में होता है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों का जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपनी प्रोफेशनल समरी सबसे पहले बता देते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो बताएंगे कि मेरे पास इतने सालों का अनुभव है, इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरा स्किल सेट है। उसके बाद वो देते हैं अपनी वर्क हिस्ट्री, हमने यहाँ 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 इतना इतना ऐसे ऐसे काम किया है। उसके बाद देते हैं अपने स्किल्स। स्किल्स बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपने स्किल सेट को हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक हमें जॉब नहीं मिलेगा, एंड विल नॉट बी एबल टू ग्रैब आवर एम्प्लॉयर्स or recruiters attention. And then finally tells about education. तो डिपेंड करता है आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ लोग मैंने कुछ सीरीज देखी थी तो मैंने उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखा, किस तरह से लोगों ने चेंज किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ लोग जब सीवी भेजते हैं तो सबसे पहले वो लिख देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो देते हैं अपने बारे में एक समरी, उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस और लास्ट में एजुकेशन कि हमारी एजुकेशन क्या है, और अगेन एजुकेशन इन रिवर्स ऑर्डर। सो सीवी अच्छी कैसे लिखी जाती है, आजकल एक और नया ट्रेंड है, जब हम अपनी प्रोफेशनल समरी देते हैं तो कुछ लोग थर्ड पर्सन में भी देते हैं प्रोफेशनल समरी। जैसे शी इज अ डॉक्टर एंड शी हैज बीन वर्किंग हियर एंड शी हैज बीन वर्किंग as a cardiologist। तो थर्ड पर्सन में अपने बारे में वो बताते हैं एज इफ somebody else is introducing them, which again is a trend. So depending on आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि आपको सीवी भेजना है या रेज्यूमे भेजना है। So I hope I have made it very clear the difference between CV and resume, and how to write a CV and how to write a resume. Resume और CV दोनों interchangeable हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए इनको। CV को CV की जगह रहने दें, रेज्यूमे को रेज्यूमे की जगह पर रहने दें। उन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद भी आप कोशिश ये करें कि अगर जिस जगह पे रेज्यूमे भेजा जा सकता है, प्रेफरेंस दें रेज्यूमे भेजने को, वहां सीवी नहीं भेजें। थैंक यू। नमस्ते, मैं विभा चतुर्वेदी आज फिर एक ग्रामर का लेसन आप सब स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आई हूँ, जो है मॉडल्स। मॉडल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स के नाम से। ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के साथ लग करके हम जो कहना चाहते हैं उस एक्सप्रेशन को बताते हैं। ठीक है, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है कि कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, दे आर टोटल 13। दे से दे आर विल,
would, shall, should, may, might, can, could, ought to, need, or फिर dare, have to and must are also used as auxiliary verbs. Okay? They show different expressions like ability, permission, command, compulsion, duty, obligation and promise. अभी मैं आपको सेंटेंसेस में यूज करके बताती हूँ कि किस तरीके से ये ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ मिलकर के और एक्सप्रेशन देते हैं सेंटेंस का. जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हमने लिया विल. मतलब विल क्या है? वर्ब है, फ्यूचर टेंस का है. आई विल डू इट. तो विल के साथ में क्या लगा? वर्ब, मेन वर्ब डू. सो I will do it means it's my what do I say, confidence that I will do it. I will tell you later. It's a promise. So different expressions are shown. इस तरीके से हमारे सेकंड वर्ब पे वो है would. would क्या है? past tense of will. I would do it. I really wish I would do it. I could do it. तो ये एक्सप्रेशन होता है एबिलिटी या इनएबिलिटी को दिखाने वाला. नेक्स्ट है हमारे शैल. स्टूडेंट्स, शैल आजकल बहुत इजीली यूज नहीं होता है या बहुत इट्स नॉट इन फैशन एनीमोर, पर फिर भी लोग यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ. शैल आई डू दिस? शैल वी गो देयर? शैल वी? ओके, सो वी यूज शैल बट it's not very much in use. should जो है वो shall का past tense है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है. कैसे यूज होता है? should means obligation, should shows promise, should shows necessity, so many things should shows. अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस आपको बोलूं, we should respect our teachers. Now we should respect our teachers का क्या मतलब हुआ कि भाई टीचर्स हैं आफ्टर ऑल, we should respect them. लेकिन इसमें कंपल्शन कुछ भी नहीं है. You respect them or you don't respect them, it's your choice. Okay, if I increase the degree of should, I will say you ought to respect your teachers. Now ought to respect मतलब कि भाई इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन. अब टीचर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए आपको. और भी अगर मैंने डिग्री इंक्रीज की और मैंने कहा यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, मतलब नाउ यू हैव नो चॉइस बट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स. और आई कैन से यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स. सो अलग अलग डिग्रीज में यू शुड ओबे द कमांड. I should be doing this. Okay, so this modal auxiliary should used with the main verb shows different things. Now again, we come to auxiliary can. Now can shows ability. I can lift this bag. This shows my ability to lift the bag. Can I go there? Now if you say, ma'am, can I go there? You are asking for permission. Ma'am, can I help you? You are offering. I wish I can. I wish I could. This shows my inability. कि मैं ऐसा नहीं कर पाई. I wish I could. Now we come to auxiliary may and might. Now may और might दोनों का मतलब क्या होता है? क्या शो करते हैं ये? आप बताइए. पॉसिबिलिटी. लेकिन दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है मे और माइट में. मे शोज स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी एंड माइट शोज वीकर पॉसिबिलिटी. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. इट मे रेन टुडे. देयर इज अ 50% possibility that it may rain. There are no clouds in the sky. It's all sunny outside. It might rain because there has been a prediction or forecast of rain. So it might rain today. 25% possibility है, weaker possibility है, ठीक है.
the temperature may rise in the afternoon. All right, तो stronger possibility. Then we come to ought to. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ought to और should के साथ. ought to normally replaces should with a slightly greater degree. Must also replaces should with a still greater degree. Okay. Some other auxiliaries like need. इनको भी हम auxiliary verbs के साथ यूज कर लेते हैं. Need I do this? Do I really need to do it? Do you really need to go to the market? Okay. फिर हमने यूज किया dare. dare को भी हम auxiliary verb की तरह से यूज कर लेते हैं. तो dare क्या हुआ? You dare to do this. Dare you go there. Then I'll show you. Okay, dare you. So we use dare as auxiliary verb. और फिर आया must. Must मतलब absolutely no choice. You must do it. You must obey your teachers. आर्मी में जितने रूल बुक होती है उसमें हर जगह शुड या ought नहीं होता, मस्ट होता है. मस्ट. You must polish your shoes, you must wear your uniform, you must be there for parade on time, you must be in the officers mess on time. मतलब पार्टी के लिए भी जा रहे हैं तो भी मस्ट है कि by 7 PM you must be there. Okay, so there is no choice. बिल्कुल मस्ट होता है, हर चीज कंपलसरी होती है. इसके साथ में मैंने एक बार और सेंटेंस फ्रेम करते हुए आपको सिखाया था कि 3 टाइप के वर्ब फॉर्म्स होते हैं. बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, डू फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ये जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको भी हम कई बार ऑक्सिलरी की तरह से यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स. सो एंड until and unless they are used to express something, okay, they are, we can't say that they are used as auxiliary verbs. So these are called modals. Modals in grammar. Okay, understood? Clear? You are here with me. You can ask me anything. Do you really wish to ask me something regarding modals? No? Understood? Which means, and those who are watching my video, please write your comment in the comment section and ask me if you have any query. Okay? Thank you. Hello students. मैं आज आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के आई हूं जिसका नाम है पैरेललिज्म. स्टूडेंट्स, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड पूछा जाता है, स्पेशली एग्जाम्स लाइक कैट, मैट, जीमैट, इन सब में भी पैरेललिज्म को बहुत टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये एक वो टॉपिक है जिसका ज्ञान, जिसकी नॉलेज हम सबको जरूर होनी चाहिए. तो आइए हम देखते हैं पैरेललिज्म है क्या. पैरेलल का मतलब होता है समान. समान ये एक एडजेक्टिव है, और पैरेलल मतलब एक जैसा, समान. और पैरेललिज्म का मतलब है समानता. समानता की एक नाउन है. ठीक है. तो पैरेललिज्म का मतलब होता है कि किसी भी एक सेंटेंस में जब हम नाउन्स को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या टेंस फॉर्म्स को यूज करते हैं तो वो बिल्कुल समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को यूज किया गया है तो वो एक अच्छा पैटर्न बनाती है सेंटेंस को, एक अच्छा रिदम देती है सेंटेंस को. अगर मान लीजिए हमने कहा शी लाइक्स टू रीड, टू ट्रेवल एंड टू पेंट, ये एक पैरेलल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कहीं कोई पैरेललिज्म की प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर हम कहते शी लाइक्स टू रीड, टू डांस एंड पेंटिंग, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाता.
बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कान में चुभता है, लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ होती है पैरेललिज्म की, क्योंकि कहीं ना कहीं पे चीज सेम नहीं है, वो रिदम नहीं दे रहा है सेंटेंस को। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया पहला एग्जाम्पल वर्ब का, शी लाइक्स टू रीड, टू ट्रेवल एंड टू पेंट। हम नहीं कहेंगे शी लाइक्स पेंटिंग। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल नाउन्स का, ही लाइक्स म्यूजिक, आर्ट एंड हिस्ट्री। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं एडजेक्टिव्स का, ही इज टॉल, डार्क एंड हैंडसम। आप देखिए इन सारे सेंटेंसेस में पैरेललिज्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर करेक्ट सेंटेंसेस। अब हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, हैड ईटन लंच एंड हैड गॉन टू द कॉलेज। मान लीजिए अगर हम ये कहते शी हैड फिनिश्ड हर लंच एंड had finished her work, had finished lunch and went to the college. ये ग्रामेटिकली इतना रॉन्ग साउंड नहीं करता, लेकिन फिर भी पैरेललिज्म की प्रॉब्लम होती। इसलिए जितने भी एडवांस्ड एग्जाम्स हैं उन सब में ये टेस्ट किया जाता है वेदर वी कैन मेक आवर सेंटेंसेस एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, जहां पे प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं पैरेललिज्म कितनी तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, पैरेललिज्म एक हमने लिया है, एक होता है एनाफोरा। एनाफोरा एक स्पेसिफिक टाइप का पैरेललिज्म है जिसमें कोई भी शब्द या कोई भी सेंटेंस या कोई भी फ्रेज बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रिपीट होता है। जैसे बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी करेजियस। ओके, सो ये है प्रॉब्लम एनाफोरा में हम हमेशा सेंटेंस का बिगिनिंग हम देखते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा टाइप ऑफ पैरेललिज्म है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी भी एक स्पेसिफिक टाइप का पैरेललिज्म है जिसमें कि सेम वर्ड या सेम फ्रेज एंड ऑफ द सेंटेंस में रिपीट होता है। जैसे कि वो भी एक रिदम देता है सेंटेंस को। जैसे कि हमने कहा ऑन माई बर्थडेज आई ईट केक, ऑन ऑल ओकेजन्स आई ईट केक, ऑन ऑल इंपॉर्टेंट ओकेजन्स आई ईट केक। यानी ये जो वर्ड्स हैं आई ईट केक, आई ईट केक, आई ईट केक, ये मैंने बाद में रखे हैं और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एपिस्ट्रॉफी का। तो पैरेललिज्म बहुत बहुत जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके के सेंटेंसेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको उन्हें कैसे करेक्ट करना है। इसको हम फॉल्टी पैरेललिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ फॉल्टी पैरेललिज्म के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इट वॉज बोथ अ लॉन्ग एंड टीडियस, बोथ अ लॉन्ग जर्नी एंड टीडियस, यानी गड़बड़ है, सेंटेंस सही नहीं है। इसको हम सही कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया, इट वॉज बोथ अ लॉन्ग जर्नी एंड टीडियस, तो हम कैसे कहेंगे? द जर्नी वॉज बोथ लॉन्ग एंड टीडियस। कैसे कहेंगे? द जर्नी वॉज बोथ लॉन्ग एंड टीडियस, यानी बोथ पहले आएगा एंड देन विल यूज लॉन्ग एंड टीडियस। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, माई सैलरी स्मॉलर देन अ वॉचमैन। स्टूडेंट्स, हमारी सैलरी को हम वॉचमैन के साइज से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम वॉचमैन की सैलरी के साइज से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम सही क्या बोलेंगे? माई सैलरी इज लेस देन अ वॉचमैन्स सैलरी, या फिर हम कहेंगे माई सैलरी इज स्मॉलर देन अ वॉचमैन्स,
या देन दैट ऑफ वॉचमैन्स सैलरी। ठीक है, तो हमें पैरेललिज्म का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसको हम कई तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा मीना इज अ ग्रेट डांसर बट शी एक्ट्स ऑर्डिनरीली। मीना एक अच्छी डांसर है लेकिन एक्टिंग बहुत ही ऑर्डिनरी करती है। ऑर्डिनरीली वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। सो हमने इसको कैसे करेक्ट किया? मीना इज अ ग्रेट डांसर बट ऑर्डिनरी एट एक्टिंग। मीना इज अ ग्रेट डांसर बट एन ऑर्डिनरी एक्टर। यानी आप देखिए यहाँ पे डांसर भी नाउन है और एक्टर भी नाउन है। और हमने यहाँ पे पैरेललिज्म में किसको हमने पैरेलल किया है? नाउन्स को पैरेलल किया है। अगर हमें वर्ब्स को पैरेलल करना हो सेम सेंटेंस में तो हम कैसे कहेंगे? मीना इज ग्रेट एट डांसिंग बट ऑर्डिनरी एट एक्टिंग। यहाँ पे डांसिंग वर्ब है और एक्टिंग भी वर्ब है और हमने डांसिंग और एक्टिंग के वर्ब को पैरेलल कर दिया। अब ये सेंटेंस करेक्ट रिदम का है, करेक्ट सेंटेंस है, बहुत ही अच्छी तरह से वेल फॉर्म्ड सेंटेंस है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो पैरेललिज्म साउंड्स गुड एंड इट क्रिएट्स एम्फेसिस टू द सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, विभा चतुर्वेदी की तरफ से आज इतना ही। और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं पैरेललिज्म के जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, जहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि इसको हम कैसे करेक्ट करें। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं कि मैम ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं, इनको हम कैसे करेक्ट करें। तो आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू। पर आज के लिए इतना ही और मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल। आपको पैरेललिज्म क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। नमस्कार। आज ग्रामर की सीरीज में मैं आपके लिए लाई हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ हमें टेंसेस की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। उसके अलावा हम एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में भी आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए, मैं ऐसा मानती हूं कि टेंसेस के बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू ऑफ टेंसेस। टेंसेस कितने? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। फ्यूचर को हम टेंस नहीं कहते, फ्यूचर को टाइम रेफरेंस कहते हैं क्योंकि हम फ्यूचर टाइम को रेफर करते हैं। अब फ्यूचर के अलावा हम वापस अगर प्रेजेंट टेंस पे आते हैं तो हम उसके पहले हम बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस में होते हैं इज, एम, आर। पास्ट में बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं was, were। फ्यूचर में होते हैं will, shall, going to, about to। ठीक है। दूसरी तरह के वर्ब फॉर्म्स होते हैं have फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। प्रेजेंट टेंस में होते हैं have और has और पास्ट में होते हैं had। फ्यूचर में हो जाएगा will have। तीसरी तरह के वर्ब फॉर्म्स होते हैं do फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं do and does, पास्ट में होता है did और फ्यूचर में will do, shall do। ओके, नाउ वी कम टू टेंसेस। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस कहा गया है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते हैं? आई ब्रश माई टीथ डेली, आई रीड न्यूज पेपर एवरी डे, सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी कि जब हम अपनी हैबिट, अपना रूटीन या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद जब हम
कोई एक्शन जो चल रहा है उसको बताते हैं तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम इसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, बॉयज प्ले क्रिकेट। अब बॉयज प्ले क्रिकेट मतलब लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये उनका शौक है, ये उनकी हॉबी है, और मे बी कुछ बॉयज का प्रोफेशन है। तो बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसी को अगर कहना चाहें कि बॉयज अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे इसको? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम इसको परफेक्ट टेंस में कहना चाहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखिए हमने कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज किया? हमने किया जब एक्शन चल रहा है, और हैव जो थर्ड फॉर्म, ये जो हमने हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताए थे, हैव, हैज, हैड, जब भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो हम हैव, हैज, हैड को कंपल्सरीली यूज करते हैं। और अगर हमने हैव, हैज, हैड को यूज किया तो उसके साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही लगाते हैं। इट्स अ रूल विच इज मैंडेटरी एंड देयर कैन बी नो चेंज इन इट। ओके, तो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हमने यूज कब किया? जबकि एक्शन अभी अभी खत्म होके चुका है और उसके इफेक्ट्स को अभी महसूस किया जा सकता है। और फिर चौथा आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब एक्शन शुरू तो हो चुका था लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। चलिए हम इनको पास में कन्वर्ट करते हैं, यानी बॉयज क्रिकेट खेले थे। अब हम पिछली बात बता रहे हैं, तो लड़के क्रिकेट खेले थे तो हम प्ले को क्या कर देंगे? प्लेड, PLEAYED, प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसी को पास्ट कंटिन्यूअस में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, बॉयज वेर प्लेइंग क्रिकेट। इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे? बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट, मतलब लड़के क्रिकेट खेल चुके थे, अब वो मैच खत्म हो चुका है, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। और फ्यूचर में कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब लड़के तब तक क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेते हैं कि एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन चल रहा था। कभी कभी हम पुरानी बातें बताते हैं कि आई वॉज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, द बेल हैड रंग बट आई हैड स्टिल बीन राइटिंग। तो ऐसी सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। तो अब आइए, अब हम शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि टेंसेस की नॉलेज बहुत जरूरी है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने लिखा द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, यानी हमने इसको किस में लिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वर्ब क्या है? टीचर्स। द टीचर क्या है? सब्जेक्ट। टीचर्स क्या है? वर्ब। स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस में। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? पैसिव वॉइस में। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सामने ले आएंगे और सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाएंगे। तो देखिए, द स्टूडेंट्स, अब ये तो हम नहीं कह सकते द स्टूडेंट्स टीच द टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो हमें ये बताना है कि स्टूडेंट्स टीचर द्वारा पढ़ाए गए, यानी स्टूडेंट्स आर। अब ये टीच किस में बदल जाएगा?
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में टॉट, आर टॉट बाय द टीचर. ओके, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर. यानी कि अब ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो सब्जेक्ट था सेंटेंस का उसको पैसिव कर दिया. एक्टिव मतलब सक्रिय. क्या सक्रिय? सब्जेक्ट सक्रिय. अब हमने सब्जेक्ट को पैसिव में किया यानी निष्क्रिय कर दिया. सब्जेक्ट को निष्क्रिय करने का मतलब होता है अब उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर देना. वैसे भी सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब, इंडिकेटर, तो हमारा ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है. और ये क्या है? बाय द टीचर क्या है? ये कहलाता है एडजंक्ट. एडजंक्ट ये शब्द होता है एडजंक्ट. एडजंक्ट सेंटेंस का वो वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस के बारे में. आप उसे लगाओ तो भी ठीक है, नहीं यूज करो तो भी ठीक है. यानी वो कंपल्सरी नहीं है सेंटेंस की मीनिंग के लिए. द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, बाय द प्रोफेसर, बाय द ट्रेनर, बाय एनीबडी. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो द ओरिजिनल सब्जेक्ट को जब हम निष्क्रिय कर देते हैं तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस. लेकिन हर सेंटेंस में हम ओरिजिनल सेंटेंस सब्जेक्ट को निष्क्रिय नहीं करते हैं. और जहां निष्क्रिय नहीं करते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जो कि सेंटेंस के मीनिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है. जैसे कि अगर मैंने कहा ही पुट सम सॉल्ट इन द सूप, ही पुट सम सॉल्ट इन द सूप. अब ही क्या हुआ? सब्जेक्ट. पुट क्या हुआ? वर्ब. सम सॉल्ट इन द सूप. अब इन द सूप क्या हो गया? ही पुट सम सॉल्ट, ये तो नाउन फ्रेज है. इन द सूप ये हुआ कॉम्प्लीमेंट. यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो कि बहुत जरूरी होता है, मीनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है सेंटेंस के. अगर हम वैसे की मीनिंग देखें तो हम कहेंगे कि उसने नमक डाला, लेकिन किस में डाला? चाय में? नहीं, सूप में. सो दैट इज very very important. And when this particular phrase becomes important, this is called a complement and it is very very important for the sentence. इसी तरीके से होते हैं post modifiers. post modifiers ये भी एक एडिशनल चीज है सेंटेंस बताने के लिए. जैसे कि मान लीजिए हमने कहा he closed down the hotel on the market street. नाउ ही क्या है? सब्जेक्ट. क्लोज डाउन द होटल कहां पर? ऑन द मार्केट स्ट्रीट. तो ऑन द मार्केट स्ट्रीट क्या हुआ? पोस्ट मॉडिफायर. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू द सेंटेंस. अब आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स. इसको हमने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिया तो हम इसको कैसे बोलेंगे? द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर. हम इसे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में लेंगे. द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय द टीचर. हम इसको सिंपल पास्ट में लेंगे. द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स वेर टॉट बाय द टीचर. बाय द टीचर एडजंक्ट है, लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक. पास्ट कंटिन्यूअस में लेंगे. द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स. अब क्या होगा? द स्टूडेंट्स वेर बीइंग टॉट बाय द टीचर. हम इसे पास्ट परफेक्ट में लेंगे. द टीचर हैड टॉट द स्टूडेंट्स. सो द स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट बाय द टीचर. हम इसे फ्यूचर में लेंगे. द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स.
सो द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय द टीचर। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं जिनको हम नेगेटिव में लेते हैं, इंट्रोगेटिव में लेते हैं। मदर बेक्स द केक इज बेक्ड बाय मदर, इसी को हमने कंटिन्यूअस में लिया। मदर इज बेकिंग द केक इज बीइंग बेक्ड बाय द मदर। सो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कि किस तरीके से हम टेंस के हर फॉर्म के साथ को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी क्या चीज एक्टिव है? सब्जेक्ट। क्या पैसिव किया? सब्जेक्ट को पैसिव किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सब्जेक्ट को निष्क्रिय कर दिया और टेंस में हम रिक्वायर्ड चेंजेस ले आते हैं। एक हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, बाय द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। बाय क्या है? प्रेपोजिशन हुआ। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।